कांग्रेस के कारगुजार सदर और कोंडाल से पार्टी उम्मीदवार रेवंत रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद तेलंगाना में सियासत तेज हो गई है। रात के 3 बजे सो रहे अपने लीडर के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई से नाराज पार्टी ने इसे केसीआर की तानाशाही करार दिया है। उनका इल्जाम है कि सो रहे रेवंत के घर पर दरवाजा तोड़कर पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की है जैसे किसी दहशतगर्द के साथ किया जाता है। पुलिस कार्रवाई के वक्त वहां मौजूद रेवंत की एहलिया ने इसका वीडियो बना लिया, जिनकी गिरफ्तारी के वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। वाज़ेह रहे कि रियासत में 7 दिसंबर को वोटिंग होनी है और इससे पहले सभी सियासी जमातें अपने लिए पार्टी के लिए तशहीर में लगी हुई हैं। इसी दौरान रेवंत ने कारगुजार सीएम चंद्रशेखर राव की कोंडाल में रैली नहीं होने की धमकी दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें अमन बहाली को लेकर ऐसी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। అర్ధరాత్రి మా కార్యకర్తలు మా నాయకుల ఇళ్లపై చొరబడి వాళ్ళని భయభ్రాంతులకు గురిచేసి మైనారిటీ సోదరుల ఇళ్లలోకి వెళ్ళి బుర్కాలో ఉండే మహిళలను ఇబ్బంది పెట్టినప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు నిరసన కూర్చోవడం జరిగింది। ఆ రోజే మేము చెప్పినాం ఇంకా దాడులు జరగడానికి అవకాశం ఉందని రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పిండ్రు। ఇది కొడంగల్ ప్రజల మీద జరుగుతున్న దాడులలో ఇది కొనసాగింది। నేను చెప్పింది ఏదైతే ఉందో అదే జరుగుతుంది వరుసగా। నిన్న రాత్రి 3 గంటల సమయంలో తలుపులు బద్దలు కొట్టి నేనున్నాను రూమ్లో, సార్ ఉన్నారు, మా పాప ఉంది, మేము ముగ్గురం రూమ్లో ఉన్నప్పుడు తలుపులు దబదబా రాదు 5 నిమిషాల వ్యవధిలో 50 మంది పోలీసులు తలుపులు విరగొట్టి ఒక టెర్రరిస్ట్ని ఈడ్చుకెళ్ళినట్టు బరబరా ఈడ్చుకొని పోలీసులకి హక్కు ఉంటుందండి। ఎవరింటికి పడితే వాళ్ళ ఇంటికి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఏ సమయంలో పడితే ఆ సమయంలో ఐడి కార్డులు చూపించకుండా చకచక ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోవచ్చా? ఇలాంటి హక్కు ఏమైనా పోలీసులకు రాజ్యాంగం కల్పించిందా? The caretaker chief minister KCR is thinking that he is a king of this state. He should remember this is democracy and it is not his grandfather's property. This belongs to the people of Telangana, and in a democracy fair and good politics have to take place. This is real absurdity on the part of the police department also to raid his house at 3 in the morning and then take him away like a gunda or a rowdy. He is not Idi Amin or he is not Osama bin Laden. He is Revanth Reddy, who has been a public representative since many years to come, and he has a lot of life to go. Imagine tomorrow the same situation for your kith and kin. Don't overact. Even the police department is overacting. In this country, we have seen many people coming and going as chief ministers and prime ministers. Always the good people have been remembered and the good people have come again and again as a representative of the people. आज के दिन तेलंगाना के लोग देख रहे बस 7 तारीख कब आता, 7 तारीख का सुबह 7 बजे से 5 बजे के अंदर कैसा दफन करना, इसको कैसा जमीन के अंदर गाड़ देना बोल के टीआरएस पार्टी को लोग देख रहे हो गया। आज जो भी वीडियोस वहां निकाले गए पूरा वायरल हो गया, और जो भी अपना केसीआर ने जो अट्रॉसिटीज जो कंडक्ट कर रहे हैं तेलंगाना में, तेलंगाना के लोगों को मालूम हो गया ये अपना एक किंगडम समझ के काम कर रहा है, ये राज्य बोल के समझ रहा नहीं। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है अपना देश, अपना राष्ट्र और देश डेमोक्रेटिक वैल्यूज को पूरों को दफन कर दे के जिस तरीके से ब्रुटालिटी जो कंडक्ट कर रहा है अपना राज्य में, अपना राष्ट्र में, कोई प्रजा इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। दे आर हेटिंग एंड यू सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो कांग्रेस लीडर को अभी आपने सुना, उनका कहना है कि इस तरह से रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार किया गया है कि मानो कोई वो दहशतगर्द हो, ओसामा बिन लादेन हो, कोई गुंडा हो। इस तरह से रात को 3 बजे उन्हें उठाकर लेकर जाया गया है। हालांकि उनकी रेवंत रेड्डी की जो एहलिया हैं उन्होंने इस पूरे मामले की जिस तरह से उठाया गया रात को 3 बजे वीडियो बनाया और वो वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे नुमाइंदे मीर अली बाकरी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अली बाकरी, मुझे बताइए कि फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? क्या पता चल पाया रेवंत रेड्डी आखिर कहां है और उनको किस जगह रखा गया है? कांग्रेस क्या हिकमत अमली अपना रही है अब इस पूरे मामले को लेकर? जैसे ही रेवंत रेड्डी का अरेस्ट हुआ, जगह जगह पर नवपेट, पेद्दानगुरम, विकाराबाद, तांडूर, चवेल्ला, ये तमाम अजलाओं में कांग्रेस ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। लेकिन जब जी सलम की टीम ने सुप्रीम पुलिस विकाराबाद से बात की तो कहा कि लीडर्स को 151 सेक्शन सीआरपीसी के तहत प्रिवेंटिव
कमीशन ऑफ कंडेम्नेबल ऑफेंसेस के तहत अरेस्ट किया गया, क्योंकि इन्होंने केसीआर की पब्लिक मीटिंग को रोकने की धमकी दी थी। लेकिन वर्किंग प्रेसिडेंट है रेवंत रेड्डी, कांग्रेस तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्टार कैंपेनर है, उनके लिए ऑलरेडी चॉपर भी बुक कर दिया गया था। इन तमाम चीजों को लेकर केसीआर काफी घबराए हुए हैं और पुलिस एज ए पपेट काम कर रही है केसीआर की। इस तरह मधु यास्की जो कांग्रेस के एचएमपी है, उनका कहना है जब उन्होंने इस से बात जी, लेकिन अब तेलंगाना के बंद का ऐलान के लिए भी बातचीत चल रही है। इलेक्शन कमीशन को एक लेटर आया था जिसमें कहा गया था कि केसीआर के आने पर तेलंगाना को बंद बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ एक झूठी अफवाह पर, बात पर रेवंत रेड्डी को अरेस्ट कर लिया गया। इस वक्त रेवंत रेड्डी जो जखराबाद सूबे में पुलिस ने बताया कि उनके पास सेफ जगह है, लेकिन जगह डिस्क्लोज करने के लिए वो अभी उनको हायर अप से परमिशन नहीं मिला है। लेकिन उम्मीद है कि उनको शाम होते होते उन्हें छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट में भी ये मसला डाल चुके हैं। हाई पिटीशन काउंसिल की कोर्ट में डाले हुए हैं, लंच मोशन लिया गया है। उस बुनियाद पर ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द रेवंत रेड्डी को छोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल, और अब इस पूरे मामले को लग भी ऐसा रहा है कि कांग्रेस इमोशनली और हर तरीके से इसको बुलाने की पूरी कोशिश करेगी। जिस तरह से रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की तरफ से, अब ये पूरा मामला जो है अब तूल पकड़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यूपी के बुलंदशहर में गौकशी के शक में हुए बवाल की आंच अब तेलंगाना तक भी पहुंचती हुई नजर आ रही है। हैदराबाद पहुंचे कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने पूछा कि इंतखाबात से पहले माहौल बनाने की ऐसी कोशिशें काफी दिनों से हो रही हैं और इस तरह के कामों को बीजेपी से जोड़ते हुए उन्होंने वोट की सियासत करने का इल्जाम लगाया। हालांकि शहर में मौजूद मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे खारिज करते हुए कहा कि मुजरिम चाहे जो भी हो बख्शे नहीं जाएंगे। वाज़ेह रहे कि कल बुलंदशहर में गौकशी के शक में सैकड़ों लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान बलवाइयों ने गोली से एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई और उसके साथ साथ एक और शख्स की उनके साथ मौत हो गई थी। बुलंदशहर में जो वारदात हुई है वो अत्यंत ही दुखद है, निंदनीय है और उसकी जितनी कड़ी निंदा की जा सके उतनी कम है। एक चीज बहुत साफ होती जा रही है कि संयोजित तरीके से इस मुल्क में चुनाव से पहले सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और आपने पहले भी पाया होगा कि जब भी किसी प्रदेश में चुनाव हो रहे होते हैं तो कोई ना कोई ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है जिससे जो धार्मिक ध्रुवीकरण है उसकी सियासत को बल मिले। और ये उत्तरदायित्व तो बनता है हर प्रगतिशील भारतीय का, हर राष्ट्रवादी भारतीय का, कि ऐसी घिनौनी षड्यंत्र और ऐसी घिनौनी साजिश के खिलाफ इस मुल्क को एकजुट खड़े होने की ज़रूरत है। किसी भी तरह का इस तरह का जब दंगा होता है तो सिर्फ इंसान ही नहीं मरता बल्कि इंसानियत भी मरती है। और जो कुछ भी बुलंदशहर में ये घटना हुई है निश्चित तौर से वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। जो लोग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कहा है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी भेदभाव के बगैर उनके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई होगी। और लोगों से भी मेरी अपील है कि वो शांति के साथ, सौहार्द के साथ उन शैतानी और उन शरारती तख्तों और ताकतों से होशियार रहें जो कि अपने निहित स्वार्थों के लिए माहौल को ख़राब करने की षड्यंत्र और साजिशें कर रहे हैं। असेंबली इंतखाबात की तशरीही मुहिम के आखिरी दौर में तेलंगाना पहुंचे पीएम मोदी ने एक बार फिर कुनबा परवरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कांग्रेस के अलावा टीडीपी, टीआरएस के अलावा एआईएमएम पर भी उन्होंने हमला बोला। पीएम ने कहा कि इन लोगों का मुल्क की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इनका मकसद अपने कुनबे को मजबूत बनाए रखना है। की जनता के लिए, हैदराबाद की जनता के लिए ये निर्णय करना है
कि सच्चे अर्थ में हमें इस देश में लोकतंत्र को ताकत देनी है या नहीं देनी है। जिस प्रकार से हिंदुस्तान की राजनीति में बड़ी चालाकी से लोकतंत्र का गला गौंट दिया जा रहा है, नए राजे महाराजे पैदा हो रहे हैं, वंशवाद पनप रहा है, परिवारवाद पनप रहा है और इसलिए इस चुनाव में इस देश में चारों तरफ ये नए प्रकार की जो राजाशाही घुस रही है, उनको चुनौती देकर के तेलंगाना को ही देश के लिए एक आदर्श भूमि बनाने का मौका है। आप मुझे बताइए, ये मजलिस ये परिवारवादी है कि नहीं, वंशवादी है कि नहीं, एक ही परिवार सब कुछ करता है कि नहीं करता है, राजनीति के नाम धन आता है वो उनके यहां ही जमा होता है कि नहीं होता है, उन्हीं के परिवार के लोग पद पर है कि नहीं है। दूसरी पार्टी टीडीपी, ये टीआरएस परिवारवादी पार्टी है कि नहीं है, परिवार की पार्टी है कि नहीं है। अगर सचमुच में तेलंगाना अपने उज्जवल भविष्य के लिए अगर विकल्प की तलाश में है तो आपके पास एक ही विकल्प बचा है और वो विकल्प का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आज मिस कॉल नहीं करना पड़ रहा है, कोई भुगतान के बजाय आप अपना रिश्तेदार कहीं भी रहता हो बात करते हो। ये कैसे संभव हुआ भाई? इसका कारण एक ही है, पहले ये ऑपरेटरों के पास से माल खाया जाता था, आपसे लिया जाता था, उनको दिया जाता था। हमने सब चोरी बंद कर दी, हेल्दी कंपटीशन कर दिया और आज मोबाइल फोन मुफ्त में हो गया और डेटा भी आज से पहले आपका 1-1 हजार रुपए का बिल आता था, आज भाइयों बहनों उस परिवार को 70-80 रुपये में काम पूरा हो जाता है। ये काम हमने करके दिया है और इसलिए भाइयों बहनों, विकास के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेरा देश का नौजवान अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहता है। 14 करोड़ मुद्रा योजना की लोन स्वीकृत हुई है, बिना बैंक गारंटी मेरा देश का नौजवान बैंक पे पास जाएगा, अपने कागज रखेगा और उसको पैसे मिल रहे हैं। कोई अपना सलून चला रहा है, कोई टैक्सी ला रहा है, कोई ऑटो ला रहा है, कोई गेस्ट हाउस बना रहा है, कोई कोचिंग क्लास शुरू कर रहा है, कोई कपड़े के फेरी लगा रहा है, अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है और औरों को भी रोजगार देने की ताकत के साथ खड़ा हो रहा है। और पीएम मोदी के अलावा कल कांग्रेस सदर राहुल गांधी भी हैदराबाद में थे। आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू समेत दीगर लीडरान की मौजूदगी में आवामी रैली की गई। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी पर झूठे वादे करने का इल्जाम लगाया। राहुल ने 2014 में आवाम से किए 15 लाख रुपए और नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने के वादे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुल्क में नफरत फैलाकर माहौल खराब करने की सियासत की जा रही है, लेकिन तमाम अपोजिशन जमातें एक साथ आकर तेलंगाना और फिर 2019 में बीजेपी को इख्तिदार से हटाएंगी। पहले हम इनको यहां हराएंगे और फिर दिल्ली में 2019 में मिलकर हम नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, आरएसएस को हिंदुस्तान की सरकार से हटाएंगे। नरेंद्र मोदी ने देश को बांटने का काम किया है, नफरत फैलाने का काम किया है।
और इस मौके पर कांग्रेस सदन ने कारगुजार सीएम केसीआर को एक बार फिर बीजेपी की बी टीम करार दिया। वहीं उन्होंने पहली बार एआईएमआईएम को बीजेपी की सी टीम तक बता डाला। हैदराबाद का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति अगर कहते हैं कि हिंदुस्तान और चाइना हमें चैलेंज कर सकता है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण हैदराबाद और उसकी जनता है। तो आप हैदराबाद के युवाओं को जवाब दीजिए, पिछले 5 सालों में आपने उनके रोजगार के लिए क्या किया? हैदराबाद को पानी देने के लिए क्या किया? आप जवाब दीजिए। और युवा के माता पिता को नहीं दीजिए, हैदराबाद के युवाओं को जवाब दीजिए। दूसरा छोटा सा सवाल, और यह भी सवाल आपके चीफ मिनिस्टर से और उनके जो पार्टनर हैं एमआईएम से। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, उनके साथ बीजेपी, आरएसएस, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष की पार्टियां। जब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की पार्टियों ने आपसे कहा था कि आप नरेंद्र मोदी की लोकसभा में राष्ट्रपति के इलेक्शन में मदद मत करो, तो आपने मदद क्यों की? मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और हमारी जिम्मेदारी के उन्वान पर एक इजलास मुनक्किद हुआ। तकरीब में मौलाना सज्जाद नुमानी ने मुसलमानों से सियासी बेदारी लाने की गुजारिश की। देखिए रिपोर्ट। 2019 के आम इंतखाबात के करीब आते ही मुल्क भर में सियासी हलचल तेज होती जा रही है। कर्नाटक के साबिक वजीर रोशन बेग ने बेंगलुरु में इसी पर मबनी एक इजलास का इनेकाद किया। तकरीब में मारूफ आलिम दीन खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने हिंदुस्तान के माजी और मुस्तकबिल पर तफसीली बयान किया। इस मौके पर उन्होंने आम इंतखाबात 2019 पर भी मुसलमानों को उनकी जिम्मेदारी समझाई। सियासत कहते हैं किसी कौम की ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करके तामीरी मकासद के लिए हर पहलू से तरक्की और ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना, इसको सियासत कहते हैं। ये सियासत आईने इस्लाम है। हमारे लोग कैडर ट्रेनिंग ले, हमने तो कोई कैडर बनाया ही नहीं आज तक। हमें क्राउड इकट्ठा करते हैं, 1-1.5 लाख लोग जमा कर देते हैं। ये अजीब बात है। मैं तो बहुत कुछ मोहम्मद साहब से सीख रहा हूँ, बट आई एम अनेबल टू फाइंड अ सिंगल मुस्लिम। मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि मुल्क में तमाम मज़ाहिब के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी बहकावे में ना आएं, बल्कि उनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ मुल्क की तरक्की पर होनी चाहिए। माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, माहौल बन नहीं पा रहा है। कोशिश इसलिए की जा रही है कि अगर इलेक्शन में लोगों ने रियल इश्यूज को सामने रखकर वोटिंग की तो रिजल्ट कुछ और आएगा, और अगर उन्होंने उन रियल इश्यूज को वो भूल गए और एक हिंदुत्व के जज्बे में, गुस्से में आकर या किसी और जज्बे से सरशार होकर उन्होंने अगर वोट दिया तो फिर कुछ और रिजल्ट आएगा। तो ये एक पॉलिटिकल गेम है। पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी अपनी ट्रिक्स खेलने का हक है, लेकिन देश के लोगों को समझदारी का सबूत देना चाहिए, और मैं उस सिलसिले में मायूस और नाउम्मीद बिल्कुल नहीं। तकरीब को कामयाब बनाने की गरज से रियासत भर से दानिश्वर और अलग अलग शोबे के माहिरीन को भी मदऊ किया गया था। मौलाना ने जो पैगाम दिया कि हमारे कौम में सियासी शऊर की ज़रूरत है, सिर्फ जोश की बातें, चीख कर चिल्ला कर तकरीर करना, कौम को हथेली में जन्नत दिखाना, अब हालात ऐसे हैं कि हमको बड़ा सोच के साथ बड़ा संभल कर चलना चाहिए। अफसरान, दानिशरान, तमाम उलमा इकराम सब इसमें थे। तो इससे एक पैगाम गया है कि अब सियासतदानों की इनकी बातों पे हम नाचेंगे नहीं। बड़ी प्यारी गुफ्तगू की उन्होंने, और मैं चाहूँगा कि उस गुफ्तगू को इस मुल्क के तमाम तर अफराद तक पहुँचाया जाए। हमारी ये कोशिश थी कि 2019 से पहले इस तरह की एक बैठक हो, इसमें पूरे शहर सूबे के क्रीम को जमा किया जाए, एक फ़िक्र उनके अंदर बेदारी पैदा की जाए, और सब मुत्तहदा मुत्तफ़क़ा तौर पर इस काम को, इस काज को आगे लेकर चलें। मौलाना सज्जाद नोमानी ने राम मंदिर जैसे कई इशूज़ पर तफसीली रोशनी डाली। लोगों को समझाने के लिए उन्होंने मुल्क की तारीख का भी सहारा लिया।
जिसकी वहां मौजूद सभी लोगों ने काफी पजीराई की। 2019 के इंतखाबात से पहले मुसलमानों का ये सबसे बड़ा इजलास माना जा रहा है। इस इजलास में उलमा इकराम ने ये सलाह दी कि अक़लियती और ख़ास करके मुसलमान किसी भी सियासी पार्टी या बयानबाजी के बहकावे में न आए और मुल्क में अमन व अमान का और भाईचारगी का माहौल पैदा करने की कोशिश करें। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, जी मीडिया, बेंगलुरु। सबरीमाला मंदिर तनाजा मामले को लेकर केरल में सियासी हंगामा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी लीडरान ने पार्टी लीडरान की गिरफ्तारी को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है, तो दूसरी जानिब कांग्रेस दफा 144 हटाने और अकीदतमंदों को दीगर सहूलियात के लिए असेंबली में जमकर वो हंगामा उसने किया, जिसे देखते हुए ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। वाज़ेह रहे कि बीजेपी हर हाल में इसे बड़ा बनाना चाहती है और इसके लिए मरकजी क़यादत ने बाकायदा 3 रुकनी वफद जो है वो विशाखापट्टनम भेजा है, जिसमें पार्टी सेक्रेटरी सरोज पांडे भी शामिल है। First time in the history of Kerala Assembly, the Chief Minister has decided to stall the House, the proceedings of the House. It is very unfortunate. Normally the opposition will take steps to stall the House. This is the first time a leader of the House, Chief Minister, has provoked everybody and stalled the House. So this is very unfortunate and which cannot be accepted. The opposition's view is to withdraw the 144 in Sabarimala, and also we are requesting for more facilities for the pilgrims who are coming from various parts of the country. हमने हमारे कार्यकर्ताओं को आज जेल में जाकर के सुरेंद्रन जी से भी मिले और हमारे जो बाकी कार्यकर्ता हैं उन सब लोगों को मुलाकात करने के बाद हमने ये देखा कि ये सरकार हमारे कार्यकर्ताओं के कदम को भी रोकने का प्रयास कर रही है। एक लोकतंत्र में जनता की भावना का सम्मान करना चाहिए, ये सरकार जनता की भावना का सम्मान नहीं कर रही है। अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हैं और हम सब पूरी हमारी टीम जो हम 4 सदस्यीय टीम आई हुई है, ये लोकसभा में और राज्यसभा में सरकार के इस कदम को बताने के लिए विषय को उठाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।